नमस्कार, सवाल इंडिया का में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाम के 4 बज गए हैं। इस वक्त आप एनडीटीवी इंडिया के साथ हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी। आज एक बार फिर से बात करते हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की, जिन्हें गुजरात के जो कोर्ट हैं वहां से कम अभी राहत मिलती दिखाई पड़ नहीं रही। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आज सूरत के सेशंस कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने राहुल गांधी की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने दोषी ठहराए जाने के खिलाफ याचिका दायर की थी। अब राहुल गांधी को सजा पर रोक के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। दरअसल 2019 में राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में लोकसभा चुनाव के दौरान एक रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसके बाद बीजेपी विधायक और शिकायतकर्ता पुर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस फाइल कर दिया था। 3 अप्रैल को राहुल गांधी को निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सूरत के सेशंस कोर्ट में अर्जी लगाई थी। कोर्ट ने 13 अप्रैल को सुनवाई करते हुए ये 20 तारीख को यानी कि आज के लिए फैसला सुरक्षित रख दिया था। अब आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को कहा कि झटका समझ लीजिए दिया, और यह भी कहा कि जो निचली अदालत ने सजा दी है उसके ऊपर रोक नहीं लगेगी। आपको बता देते हैं कि कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई थी। अब वो एक सांसद नहीं रहे, वायनाड से, केरला से वो सांसद थे। जिसके बाद उन्होंने अपना सरकारी आवास भी खाली कर दिया। उनसे कहा गया था कि आप अपना आवास खाली कर दीजिए। राहुल गांधी ने अपना आवास भी खाली कर दिया। सबसे पहले कांग्रेस की आगे क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है, कैसे इसके राजनीतिक और साथ ही साथ लीगल दांव पे चलेंगे, उस पर बात करेंगे। लेकिन पुर्णेश मोदी जो इसमें याचिकाकर्ता हैं, वो फिर से आज बड़े प्रफुल्लित होकर बोले। क्या कहा यह भी सुनिए। अभी अभी मुझे पता चला है, हमारे एडवोकेट से हमको जो माहिती मिली है कि जो राहुल गांधी ने निचली अदालत में जो फैसला था उसके सामने अपील की थी, उस अपील में दलील के बाद आज जज साहब ने फैसला सुनाया है। और मैसेज इतना मुझे मिल गया है कि श्रीमान राहुल गांधी जी की जो अर्जी थी वो कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी है। बीजेपी एक बार फिर से हमलावर है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस पर क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी सूरत के अपीलिएट कोर्ट से क्या उनके जो सजा उनको मिला था, क्या उस पर रोक लगेगी, इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हो रही थी। और अब जब सूरत के अपीलिएट कोर्ट का जजमेंट आया है, उसका वर्डिक्ट आया है, पूरे देश में खुशी का माहौल है। और खास करके पिछड़े वर्ग में, जिसके प्रति राहुल गांधी के मन में वैमनस्य का भाव था, जिस पिछड़े वर्ग के लिए राहुल गांधी ने आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया था, उन्हें गाली देने का काम किया था, और इतना कुछ करने के बाद राहुल गांधी और गांधी परिवार को लगता था वो बच के निकल जाएंगे, वो नहीं हो पाया है। दिस इज आई वुड से स्लैप ऑन द फेस ऑफ द एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सांसद और वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस जजमेंट पर क्या कहा, सुनिए। आप जानते हैं कि हमारे जो संवैधानिक न्यायालय हैं, जो उच्च न्यायालय भी आता है, जिसमें उच्चतम न्यायालय भी आता है, उनके पास व्यापक ऐसे पावर्स हैं जिनके अंतर्गत ये जो गलत कारणों से, गलत कानूनी आधार पर 2 निर्णय आए हैं, उनको चुनौती दी जाएगी। और हमें आशा और विश्वास है कि जल्द से जल्द ये सही की जाएगी, गलती को ठीक किया जाएगा न्यायिक कानूनी रूप से। जहाँ तक श्री राहुल गांधी जी के वक्तव्य का सवाल है, सब जानते हैं कि वो एक लाइन किस संदर्भ, किस परिप्रेक्ष्य में कही गई थी, किस प्रकार से उसको तोड़ फोड़ कर एक नई आयाम दिया गया है, जो बिल्कुल सीधा देखने पे भी झूठा और बेमानी दिखता है।
जो कारण दिए गए हैं इस निर्णय में वो बिल्कुल संदिग्ध हैं, गलत हैं, कानूनी रूप से मैं कह रहा हूं। और जो बार बार ओबीसी के विषय में टिप्पणियां की जा रही हैं उनका उल्टा असर अब हो रहा है। सभी लोग समझते हैं कि ओबीसी समुदाय के लोगों ने ये समझ लिया है कि मोदी जी और सत्तारूढ़ बीजेपी किस प्रकार से उनके नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं, उनके नाम को भुनाने का प्रयत्न कर रहे हैं राजनीतिक रूप से। करेंगे 4 बजे कानूनी लड़ाई, हम कानूनी हिसाब से लड़ेंगे। हम भी लड़ रहे हैं, बहुत सारे केस मेरे पर भी है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, बट वी हैव गॉट फुल फेथ इन द जुडिशरी। तो लेकिन वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी का घमंड टूटा है। इन्होंने कह दिया है पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है, पर फुल फेथ इन जुडिशरी है, फिर इससे और कुछ नहीं। चलिए, तो इस वक्त सीधे आपको लिए चलते हैं। हमारे जो मेहमान हैं इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्वनी दुबे वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, चारू प्रज्ञा प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, महिमा सिंह प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की, और जयंत घोषाल साहब जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत सवाल इंडिया का में। सबसे पहले मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं महिमा सिंह जी, दो अदालतों ने अब फैसला राहुल गांधी के खिलाफ दिया है। झटका भी माना जाएगा इसको, और यह भी कहीं ना कहीं माना जाएगा कि आप जो बार बार शुरुआत में कह रहे थे कि त्रुटिपूर्ण है या इस पे मोटिव्स अटैच किए जा रहे थे कि देखिए एक जज ने क्या सोचकर करा, आपके यहां से लोगों ने ट्वीट किया था कि इन जज साहब को प्रमोशन भी बिल्कुल इतने समय तक नहीं मिला, इस जजमेंट से पहले मिला है, तो वो सब जो दलीलें हैं वो कहीं ना कहीं उनमें से थोड़ी हवा निकलती दिखाई पड़ेगी जरूर। मैं रोशनी था मुझे फैलते ही जाना था, वो बुझ गए जो चिराग समझते रहे मुझे। तो अंकित जी, इन्हीं पंक्तियों के साथ अपनी बात की शुरुआत कर रही हूं, क्योंकि हमारे नेता सिंघवी जी ने बहुत तरतीब से, बहुत विश्लेषण करते हुए आज का जो वर्डिक्ट आया है, आज की जो फैसला आया है, उसका ये बता दिया है कि किस तरह से इसके जो शुरुआती कुछ पन्ने हैं उनके अंदर जिन जजमेंट्स के ऊपर रिलाय किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों पे रिलाय किया गया है, उनको अंडरलाइन किया गया है जज के द्वारा, और वो या तो वहां पर उपयुक्त नहीं है, अनुपयुक्त हैं, और या फिर वो हमारे ही जो तर्क हैं उनका समर्थन करते हैं। वो फैसले, चाहे वो सिद्धू जी का फैसला हो या सरीन जी का फैसला हो, इन साइटेशंस को करते हुए जज ने दरअसल हमारे केस को सपोर्ट कर दिया है। और दूसरी एक बहुत अहम बात जो यहाँ पर है, जो हम शुरुआत से कह रहे हैं कि ये आजाद भारत के अंदर तो इकलौता केस है जहां एक डेफेमेशन के अंदर खास तौर से जहां पर जो आज अभियुक्त हो गए हैं, जो पहले अक्यूज्ड थे, उन जो आरोपी थे और आज अभियुक्त हैं, उनका जो पद भार देखा जाए, उनका जो ओहदा देखा जाए राष्ट्रीय स्तर पर, उसके बावजूद, और वो एक सांसद थे, लाखों लोगों की आवाज थे, वो जानते हुए, करोड़ों लोगों की आवाज थे, ये जानते हुए ये जो ग्रेविटी ऑफ सेंटेंस है, ये जो जिस तरह का अनप्रेसिडेंटेड जो एक फैसला हुआ था, और सिंघवी जी ने खास तौर पर कहा है इसी बात को मद्देनजर रखते हुए कि जब हम उच्च न्यायालय के पास जाएंगे, और उसके बाद उच्चतम न्यायालय भी है जिनके पास संवैधानिक शक्तियां हैं, वहां पर ये जो जिस तरह की त्रुटियां हुई हैं आज इस फैसले के अंदर, देखिए, क्योंकि ये तो रोजमर्रा का काम है कोर्ट्स के अंदर, आज कोई नई बात नहीं है। नहीं, रोजमर्रा का काम तो है मैडम, क्योंकि जैसे भी आपने भी बताया राहुल गांधी से जुड़ा हुआ मामला है, तो इस पर सबकी निगाहें भी लगी हुई हैं। तो कोर्ट में आप क्या दलीलें देंगे? कम से कम अभी तक ये दलीलें 2 कोर्ट में काम नहीं आई हैं। पर चारू प्रज्ञा, मैं आपसे महिमा जी आपने बड़ा लंबा ओपनिंग रिमार्क दिया। मैं मुझे एक करके पहले सबसे एक ओपनिंग रिमार्क लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, आपको पूरा मौका मिलेगा आराम से अपनी बात रखने का। चारू प्रज्ञा जी, राहुल गांधी का जो फैसला लेकर आज संबित पात्रा जी कह रहे थे कि देश के अंदर बड़ी खुशी की लहर दौड़ पड़ी, मतलब ऐसा तो जश्न मनाते कहीं पर मोदी समुदाय के लोग भी नजर नहीं आए। लेकिन मैं आपसे ये बात समझना चाहता हूं, जजमेंट जो पहले जज ने दिया था निचली अदालत ने, उन्होंने भी इस बात को लिखा कि क्योंकि राहुल गांधी हैं और क्योंकि सांसद हैं, मैं इनका एक एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहता हूं, मतलब ये एक कड़ी नजीर की तरह इनको पेश करना चाहता हूं। तो स्पेशल तो ये पहले ही हो गया, एक आम व्यक्ति की तरह, कानून में समानता की तरह तो राहुल गांधी को पहले ही नहीं देखा गया। अंकित, देखिए, मैं एक वकील भी हूं, ना ही केवल भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं। आज की तारीख में अगर कोई भी हमारी आईपीसी को उठाकर कानून के प्रावधान पढ़ेगा, तो ये साफ लिखा गया है सेक्शन 500 में
कि क्रिमिनल डेफेमेशन के लिए किसी को पनिशमेंट या फाइन 2 साल तक का मिल सकता है। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है, ये हमारे कानून में लिखा गया है। आपको इस बात से कोई समस्या हो तो इसको अलग तरीके से एड्रेस करिए। नहीं, मुझे इससे कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कानून में जरूर लिखा गया है। मेरी बात पूरी होने चारू जी, आपने कहा कि अलग तरीके से मुझे कोई समस्या नहीं है, आप मुझे मेरी समस्या इससे बिल्कुल अलग है। मेरी समस्या सिर्फ ये है कि आप मुझे थोड़ा याद दिलाएंगे कि इसी कानून के तहत इससे पहले किसको 2 साल का सजा मिली हो? नहीं, लेकिन इस कानून में ये तो साफ लिखा गया है ना कि 2 इयर्स तक का पनिशमेंट आपको मिल सकता है। तो यहाँ पर कुछ गैर कानूनी तो हुआ नहीं है, तो हल्ला क्यों मचाया जा रहा है? पहली बात, अगर सबसे पहले आपने यही फर्क नहीं समझा कि एक इंसान को गाली देना और एक पूरी की पूरी कम्युनिटी को गाली देने में क्या फर्क है, तो ये आपकी सोच की कमी है। दूसरी बात, अगर आपको कोर्ट ये कहती है कि आप माफी मांग लीजिए, आप सिंपली ये नहीं कह सकते कि मैं पूरे समुदाय का दिल नहीं दुखाना चाहता था या उनकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था, मेरा मतलब सिर्फ 1 या 2 नामों से था। ये बात बोलने से क्या आप छोटे हो जाएंगे? पब्लिक लाइफ में होने में आपका सर झुक जाना चाहिए, ह्यूमिलिटी बढ़ जानी चाहिए। यहाँ पर तो एरोगेंस बढ़ती नजर आ रही है। और मैं वापस ये आपको कानूनी प्रावधान बताना चाहती हूँ, जब क्लियर है आईपीसी के तहत कि क्रिमिनल डेफेमेशन में 2 इयर्स तक की सजा मिल सकती है, 2 साल या फाइन की सजा मिल सकती है, तो यहाँ हल्ला क्यों मचाना? भाई, आप अपील में गए थे, आपकी अपील नहीं मानी गई कोर्ट के द्वारा, आप आगे जाइए, अपील करिए। इसमें हल्ला इसलिए मचाया जा रहा है मैडम क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी के नेता भी करते हैं ना। अगर इतना ही मामूली मामला होता तो शायद फिर इस पे इतना हल्ला भी नहीं होता। पर जयंत घोषाल साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, इसको क्या अभी भी इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए? इसको सिर्फ कानूनी परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि ये देखिए, अब राहुल गांधी ने जो कहा, एक सजा का प्रावधान है, जो उन्होंने कहा जैसी करनी वैसी भरनी भर रहे हैं। अब वो जज की मर्जी की वो पूरे 2 साल दें, वो सिर्फ फाइन लगाएं, ये तो जज के विवेक पे छोड़ देना चाहिए, या इसके पीछे राजनीति भी देखी जानी चाहिए? देखिए, इसके जो इशू है, इसको लेके जब चर्चा हुई थी कांग्रेस में, और हम लोग जैसे पत्रकार कोशिश कर रहे थे कि व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी ऑफ कांग्रेस एंड राहुल गांधी, उस समय एक सवाल था कि ये राजनैतिक काउंटर करेंगे या कानूनी प्रावधान से लीगल प्रोसेस में जाएंगे। तो अभी कांग्रेस कानूनी प्रावधान से जा रहे हैं। तो सुराट के जो अदालत है वो सुराट में है या अदालत नहीं है, ये तो कांग्रेस नहीं कह सकता है, नहीं कहा है। तो जो जजमेंट है कोर्ट का, अगर इसको आप एक्सेप्ट करेंगे एज ए सिटीजन, आई कैन से कि ये जजमेंट मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये कानूनी प्रावधान हम नहीं मानेंगे, मतलब इसको लॉ को हम तोड़ेंगे और इसके खिलाफ राजनीति मतलब आंदोलन करेंगे। देखिए, अभी पूरी देश में, मुझे पता नहीं है, जैसे संबित जी कह रहे हैं कि खुशी का माहौल, वो तो बीजेपी के पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, लेकिन यह भी सही बात है कि अगर सरकार जो कर रहे हैं उसके खिलाफ अगर आपको कहना है, तो उसके घर घर में पहुंचाने के लिए एक कम्युनिकेशन स्किल, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेन जरूरी होता है, जो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि कांग्रेस इटसेल्फ हैज बिकम वेरी वीक। और अभी तो कांग्रेस अगर इसको एक राजनीतिक तौर पर, इंडिया, अगर मैं सही समझ रहा हूं सर, तो आप ये कह रहे हैं कांग्रेस अगर राजनीतिक तौर पर इसको भुनाना भी चाहती है, तो उसके पास अभी शायद वो ऑर्गेनाइजेशनल और कम्युनिकेशन मसल नहीं है कि वो हर वोटर तक इस बात को पहुंचा सके कि हमारे साथ कुछ ज्यादती हो रही है, विक्टिम कार्ड उस पर खेला जाए। लेकिन अश्वनी दुबे जी, आगे अब इसमें क्या कानूनी प्रक्रियाएं हो सकती हैं? ऑप्शंस क्या हैं राहुल गांधी के पास? थैंक यू अंकित जी। ऑप्शन नंबर 1, उस ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में अपील फाइल करें, जो स्पेसिफिक ऑर्डर है जिसमें इन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि सजा पर रोक लगाई जाए, यानी जो कन्विक्शन है, कन्विक्शन का एग्जीक्यूशन स्टे किया जाए। अगर वो स्टे कर दिया जाता है, तो अभी जैसा आपने देखा कि जो लक्षद्वीप के सांसद के केस में मैटर को पार्लियामेंट को वापस लेना पड़ा, उनका डिस्क्वालिफिकेशन वो लेना पड़ेगा। दूसरा, इलेक्शन कमिश्नर का आपने बयान भी देखा, उन्होंने कहा 6 महीने का जो पीरियड होता है, उस 6 महीने तक हमें कोई जल्दी नहीं है। तीसरा, कि अगर वो चैलेंज नहीं करते हैं तो उनका डिस्क्वालिफिकेशन एज इट इज रहेगा। इसलिए रहेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की 2013 की जस्टिस के पटनायक मुखोपाध्याय की जजमेंट लिली थॉमस के केस में क्लियर है, वो कहती है 2 वर्ष या 2 वर्ष से ज्यादा। अब सजा सही है गलत है, ये अदालतें तय करेंगी, अपीलेट कोर्ट तय करेगी कि क्या ये जो पनिशमेंट है वो एक्सेसिव है या रीजनेबल।
लेकिन 2 कोर्टों की फाइंडिंग आ गई है और तीसरे कोर्ट की फाइंडिंग फिर कॉन्करेंट फाइंडिंग मानी जाएगी। हालांकि हाई कोर्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी होती है, हाई कोर्ट अपने प्रोरोगेटिव में ये देखते हुए कि बहुत बड़ा कोई अपराध नहीं है उस केस में कर सकती है। लेकिन आज की जजमेंट की 3 लाइनों में 3 और सेकंड लूंगा। आज की जजमेंट में फाइंडिंग में अंकित भाई अगर आप देखेंगे तो कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति जितना जिम्मेदार है, जितना रिस्पॉन्सिबल है, उसको उतनी ही मर्यादित और संयमित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जी। तो ये एक ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग जी। इसी पर मैं महिमा जी को लेकर आना चाहता हूं। महिमा जी, कोर्ट ने, जैसे हमें वकील साहब बता रहे हैं कि देखिए अब ये कानूनी लड़ाई है, अब कोर्ट क्या फैसला लेगा वो एक अलग बात है। सही गलत का फैसला कोर्ट को लेना है। मेरे और आपके कहने से या अभिषेक मनु सिंघवी जी के टीवी पर कहने से कुछ बदलेगा नहीं। बात यह है कि कोर्ट ने जो बात अंडरलाइन की है कि जो जितना जिम्मेदार, उसको अपनी जिम्मेदारी उतनी ही समझनी पड़ेगी, वो क्या कह रहे हैं उतना ही समझना पड़ेगा। क्या ये नजीर नहीं है राहुल गांधी कांग्रेस के नेताओं के लिए और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं के लिए भी कि आप कुछ भी नहीं बोल सकते? बिल्कुल, ये तो हम लगातार कहते आ रहे हैं अंकित जी कि भाजपा के अंदर जिस तरह की जो नफरत ज़दा बयान हम आए दिन सुनते हैं, चाहे वो सोनिया गांधी जी के प्रति, अभी हाल है में 2 दिन पहले हमने एक ट्वीट देखा जिसको पूरी कांग्रेस ने रिपोर्ट किया है, सोनिया गांधी जी के चेहरे को लेकर के इस तरह से डिस्टॉर्शन करके, जैसा कि इन लोगों की नेचर ही है, इनकी तासीर ही है, वो किया गया। तो इनका आईटी सेल, इनके ट्रोल्स, इनके जो लाखों ट्रोल्स हैं वो लगे ही रहते हैं। और भाजपा ने जिस तरह की बिजली की रफ्तार से कार्रवाई की इस मामले के ऊपर, आप जो बात मुझसे पूछ रहे हैं वो बिल्कुल लाजमी है। लेकिन मैं ये समझती हूँ अंकित जी कि इस केस के अंदर जो एक लाइन कही गई हमारे नेता के द्वारा कोलार में, जहां अभी 2 दिन पहले उन्होंने कास्ट सेंसस की बात उठाई है, जिसको लेकर के जो भाजपा है वो बिल्कुल बधिर हो जाती है, कान बंद कर लेती है। तो वहीं कोलार में जब उन्होंने वो बात कही थी, उस बात का जो बिल्कुल जो लबो लुबाव था वो ये था कि क्या मोदी जी अपने मित्रों को खास कोई प्रिविलेजेस या बेनिफिट्स दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल सर्वविदित है आज की तारीख में। सिंघवी जी ने 2 बातें और कही हैं अंकित जी, आप उन पे ध्यान दें। उन्होंने कहा कि 202 सीआरपीसी, अभी वकील साहिबा जो भाजपा की प्रवक्ता हैं वो ये कह रही थी कि मैं वकील भी हूं, जानती हूं, वो 202 भी जानती होंगी। जो सीआरपीसी का 202 है वो ये कहता है कि जब टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, आप जहां पे कोई वारदात हुई है उससे बाहर कोई आप पिटिशन फाइल करते हैं, कोई कंप्लेंट करते हैं, तो उसमें 202 लागू होता है, प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद आगे कार्रवाई होती है, जो कि यहाँ इस केस में नहीं किया गया। जो हमने पहले भी कहा। मैं फिर घूम फिर के इसी बात पे आ रहा हूं कि सिंघवी जी जो भी बात कहें या प्रज्ञा जी भी जो भी बात कहें, उसका कोई मतलब नहीं। ये तो कोर्ट को तय करना है ना। आपकी जो दलीलें हैं कोर्ट में काम करेंगी तभी तो राहत मिलेगी, वरना सिंघवी जी कुछ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते रहे, उसका फर्क क्या पड़ेगा? बिल्कुल ठीक बात है, उचित है अंकित जी। इसीलिए हमने ये कहा बिल्कुल कैटेगोरिकली, आज सिंघवी जी ने एक बात कही है कि हम उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स यानी कि संवैधानिक शक्तियां निहित हैं, ठीक है, वहां जा रहे हैं और वहां पर निश्चित तौर पे इसको, ये जो आज तक का जो अभूतपूर्व फैसला हुआ है, उसकी चर्चा तब होगी, क्या फैसला आएगा उसकी चर्चा तब होगी। पर चारू प्रज्ञा, जो ये राजनीतिक तौर पर आपने कानूनी बात कही, अब मैं राजनीतिक एक सवाल बीजेपी प्रवक्ता होने के नाते आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या, जो घोषाल साहब भी कह रहे थे, कहीं ना कहीं राहुल गांधी को एक विक्टिम कार्ड खेलने का, एक सिंपैथी फैक्टर गेन करने का मौका तो नहीं दे दिया बीजेपी ने तस्तरी में परोट के? उन्होंने उठा के अपना घर भी खाली कर दिया है। पहले सब लोग कह रहे थे देखिए कि प्रिविलेज्ड है, घर खाली करेंगे नहीं करेंगे, डेट मांगेंगे नहीं मांगेंगे, आपके प्रवक्ताओं ने ये सब सवाल पूछे थे, घर भी खाली कर दिया। तो क्या ये एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी बन सकती है राहुल गांधी के लिए? देखिए अंकित जी, बहुत बार बहुत पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज आई भी होंगी राहुल गांधी के रास्ते में, लेकिन मैं इसको एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी नहीं समझती, क्योंकि एक फर्क है। मैं पहले भी ये बात आपसे कहना चाह रही थी, देखिए हमेशा राजनीति में बहुत बार अपशब्दों का इस्तेमाल होता है और नहीं होना चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है होता है। आज तक जितने भी अपशब्द हमारे प्रधानमंत्री के लिए इस्तेमाल किए गए हैं, क्या उनके खिलाफ कभी इस तरीके का एक्शन हुआ है? लेकिन प्रधानमंत्री जी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल करते करते, उनको गाली देते देते, क्या आप ये फर्क ही नहीं समझ पाए कि कब आप एक पूरे समुदाय को गाली देने लग गए हैं? और क्या उस बात पर अगर आपके खिलाफ कोई एक्शन होता है और आपसे कोर्ट ये कहती है कि आप एक फर्क कर दीजिए, माफी मांग लीजिए बाकी लोगों से, वो माफी मांगने से आप छोटे हो जाएंगे? नहीं, पर चारू जी, ये तो बड़ा जो आपने कहा कि अपशब्दों का इस्तेमाल होता है और आपने पीएम साहब का नाम लिया,
तो ये तो थोड़ा सा दोहरा मापदंड हो जाएगा ना, क्योंकि अगर सुचिता की दोहरा बात मापदंड होगी क्यों हो तो जाएगा? प्रधानमंत्री एक नरेंद्र अंकित- मोदी का खुद के ऐसे कई बयान अभी कांग्रेस ने कुछ दिन पहले वायरल कराए थे, जो किसी भी तरीके से सभ्य या पार्लियामेंट्री तो नहीं कहे जा सकते। तो अंकित जी, अगर आप मेरी बात को पूरी होने देंगे, जैसे आप बाकी लोगों को इतना अपने शो पर आदर दे रहे हैं, मुझे मैं भी सभी उससे को थोड़ा उतना ही दे आदर दीजिए। देके और सभी को हाँ, जहां तो मुझे लगता है कि एक interrupt मत सप्लीमेंट्री करिए। क्वेश्चन थोड़ा सा पूछ मुझे- लूं बीच में, तो मैं पूछ लेता हूं। चारू मुझे जी, आपकी interrupt बारी। मत करिए। हाँ जी, तो मैं यही आपको फर्क बता रही हूँ। आपने इस बार एक इंसान को नहीं, एक पूरे समुदाय को गाली दी है, और इस फर्क को समझने में बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगता। ये बहुत सिंपल सी बात है। आप केवल ये नहीं कह रहे एक मोदी चोर है, 2 मोदी चोर है, आप ये कह रहे हैं कि दुनिया में जितने मोदी रहते हैं सारे चोर हैं, और उसके बावजूद आपको लगता है माफी मांगने से आप छोटे हो जाएंगे। तो मैं क्या कहूँ इस क्योंकि बात पर? कोर्ट ने हमारे अभी ये बात, Constitution क्योंकि के कहीं अंदर- ना कहीं महिमा जी हमारे लगता है कि Constitution कोर्ट के ने अंदर ये आर्ग्यूमेंट safeguard मानी है। है, जो चारू प्रज्ञा अभी कह रही हैं, कोर्ट ने आर्गुमेंट मानी है कि भाई पूरी कम्युनिटी आहत हुई है। अब उस पर जब तक कोई और कोर्ट कुछ नहीं कहता, तब तो यही माना जाएगा ना कि राहुल गांधी ने पूरी कम्युनिटी को आहत किया है। अंकित जी, आप इस बिंदु को अंकित लाए, जी, मैं उसके अपनी लिए बात आपकी पूरी शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले तो। मैडम, आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है, उनका रिएक्शन तो ले लें। उसमें आपने कहा है कि ये, बात और मैं अपनी आपकी होने बात नहीं को दे आगे रही बढ़ाते हुए हूँ। यही कह रहा हूं कि ये तो अहम कोर्ट ने बिंदु है। मान लिया है कि एक व्यक्ति विशेष पे नहीं, फिलहाल पूरे एक समुदाय पर राहुल गांधी ने कहा है, तभी शायद उनको इस तरह का पनिशमेंट भी मिला है। जी महिमा बहुत जी। अहम बिंदु है अंकित जी, और इस बात पर भी सिंघवी जी ने आज एक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि 3 अनुच्छेद इस आज के जो फैसले है उसके अंदर इस बात को तवज्जो दी गई है कि मोदी जी के खिलाफ, प्रधानमंत्री के खिलाफ ये टिप्पणी हुई है, जबकि प्रधानमंत्री इसमें शिकायत करता ही नहीं थे। और मोदी समुदाय की बात जहां पर आती है, जिसको भाजपा ने एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, वही भाजपा जिसके योगी आदित्यनाथ जाकर के अखिलेश यादव के बंगले को गंगाजल से धोते हैं, तो उस भाजपा ने जब इस बात को मुद्दा बनाने की कोशिश की, वो ये याद रखें कि जिन मोदियों की बात उसमें हुई, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो जो भी नाम लिए गए हैं उसमें सारे, वो सब अलग अलग समुदाय से आने वाले। ललित मोदी अलग समुदाय से आते पर हैं, महिमा जी, नीरव मोदी अलग समुदाय से महिमा आते जी, हैं। वो कोई भी महिमा जी, समुदाय से नहीं वो आता है। जो आप आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, ये तो आपने कोर्ट के सामने कहा। अभी तो आज की यथास्थिति ये है कि कोर्ट ने आपके इस आर्ग्यूमेंट को मानने से मना कर दिया। तो ये कैसे बाहर जाकर आप लोगों को समझा पाएंगे कि जो बात कोर्ट नहीं मान रहा वो आप मान लीजिए? कुछ ऐड लोग तो पहले ही मान रहे हैं अंकित जी, लोग तो पहले ही मान रहे हैं, क्योंकि लोग जो आज बेरोजगारी से, महंगाई से बेहाल हैं, उन्हें ये दिखाई दे रहा है। कर्नाटक की जनता करारा तमाचा मारने जा रही है भाजपा के चेहरे पर, और वो दिखाई दे जाएगा। चारू जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? चारू जी, भाजपा कैसे बरगला रही है उनको? मैं जी, ऐसा है, ये कांग्रेस को हमेशा लगता है कि उनकी वजह से लोग बरगला जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। और जिस तरीके से ये अपने इमेजिनेशन में जनता का सपोर्ट इकट्ठा कर लेते हैं और मॉरल विक्ट्री मान लेते हैं, वो मॉरल विक्ट्री का उनको कांग्रेचुलेशंस। लेकिन आज की तारीख में सच्चाई ये है, आप यहाँ पर टेक्निकलिटीज मत बताइए कि किसकी क्या कास्ट है। आप ये मानिए, जब आप एक बार में, एक लाइन में हर मोदी को चोर कह देते हैं, और उसके बाद आप में इतनी ह्यूमिलिटी और बड़प्पन नहीं है। महिमा जी, सब अभी तक सब लोग एक एक करके बोल रहे हैं, वैसा ही रखते हैं, बेहतर रहेगा। जी, और मैं एक बहुत बेसिक सी बात आपसे पूछना चाहती हूँ। मैं सबसे पूछना चाहती हूँ, दर्शकों से और आपसे अंकित जी और सारे पैनलिस्ट से, अगर आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपको लगता है आपके मुंह से कही हुई कोई बात मिसकंस्ट्रू हो गई है, गलत समझी गई है, तो क्या करेगा एक समझदार इंसान? क्या माइक हाथ में लेकर ये कहेगा कि मैंने जिसका दिल दुखाया वो मेरा मतलब नहीं था, मैं उनसे माफी मांगना चाहता हूँ? या वो ये कहेगा मेरा नाम गांधी है, मैं सावरकर नहीं हूँ, और एक नया ड्रामा बवाल खड़ा कर देगा? आप देख लीजिए ना, राहुल गांधी खुद नहीं समझते लोगों के दिल दुख सकते हैं। फिर हम लीगल और पॉलिटिकल लाइन जो है उनको ब्लर करके साथ में ला रहे हैं। पर घोषाल साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्योंकि मैडम मैंने दोनों को आपको बराबर समय दिया है, मुझे अपने बाकी पैनलिस्ट से कम एक सवाल तो लेने दीजिए। जयंत घोषाल साहब, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इसका एक राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश की और इसको सारे ओबीसीज, मोदी ओबीसीज के खिलाफ एक कैंपेन बनाया कि देखिए सारे मोदी ओबीसीज आहत हो गए हैं, तो उसमें यह सवाल भी उठता है कि क्या ललित मोदी भी और नीरव मोदी भी उसी ओबीसी मोदी कम्युनिटी में से आते हैं? वो एक अलग बात है। क्या उसका काउंटर कांग्रेस देख रही है? ये जो ओबीसी कास्ट सेंसस की जो बात हो रही है, कांग्रेस उसका काउंटर एक देख रही है इस पूरे माहौल में? देखिए, राजनीति आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटी है। अभी जो हुआ है उसके आधार पर कांग्रेस माफी तो नहीं मांग रहे हैं,
और कांग्रेस क्या करना चाहते हैं? कांग्रेस इसको कैंपेन करके पूरी देश में एक मुद्दा बनाना चाहते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि विक्टिम स्टेटस। लेकिन कांग्रेस इसीलिए कामयाब नहीं हो पा रहा है क्योंकि देखिए आज इतना बड़ा झटका, और इसके खिलाफ अगर कांग्रेस को कैंपेन करना था तो पूरी देश में, मैंने देखिए साहब, मैंने 40 साल का पत्रकारिता में मैंने देखा कि जब विपक्ष एक साथ इतना आंदोलन शुरू कर दिया, सरकार को विथड्रॉ करना पड़ा, राजीव गांधी को प्रेस बिल विथड्रॉ करना पड़ा। जब आरक्षण के इशू में वीपी सिंह के समय क्या रिएक्शन होता था पूरी देश में, वो भी कानून के खिलाफ, तो वो आज देश में कहां है वो माहौल? अभी पूरी देश में वो पॉलिटिकल जो, मतलब आप कह रहे हैं कि आम जनता अगर जागरूक है, अगर उनको समझते हैं कि राहुल गांधी को विक्टिम बना रहे हैं बीजेपी, तो बीजेपी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कांग्रेस गॉट द अपॉर्चुनिटी, बट कांग्रेस हैज फेल्ड टू कम्युनिकेट दिस मैसेज। मैं एक सवाल आपसे छोटा सा और पूछ सकता हूं, उसका थोड़ा संक्षेप में जवाब दीजिएगा, छोटा जवाब दीजिएगा। क्या ये बीजेपी को सूट करता है अगर राहुल गांधी इस तरीके से चर्चा में रहे? क्योंकि 2 चुनाव उन्होंने देख लिए हैं, खासतौर से 2019 का चुनाव जो मोदी बनाम राहुल गांधी बन गया था, उनको सूट करता है कि राहुल गांधी एज अ बिग अपोनेंट हमेशा चर्चा में रहे, क्योंकि कांग्रेस को राहुल गांधी को अब तक के उनके रिकॉर्ड के हिसाब से हराना शायद उनके लिए आसान है। बिल्कुल, मुझे तो लगता है, देखिए आज प्रतिपक्ष के इतना जो दल है, रीजनल पार्टी है, एक भी स्टेटमेंट करके ये जो सुराट के जो हुआ है उसके खिलाफ एक अपोजिशन मोर्चा बनाना, एक बार एक ट्वीट कर दिया, एक वो तो रूटीन प्रोटोकॉल टाइप है, लेकिन अपोजिशन का एक मूवमेंट वो दिखाई नहीं दे रहा है। और राहुल गांधी को स्पेस ज्यादा मिल जाए तो केजरीवाल से लेके ममता बनर्जी, मतलब यहां कोई प्रतिपक्ष के एक यूनाइटेड राहुल गांधी लीडर फेस अभी तक तो मान पा रहे हैं। अभी अश्विनी दुबे जी, मुझे लगता है इसमें फायदा बीजेपी को ही हो रहा है। अश्विनी दुबे जी, नैरेटिव्स की लड़ाई एक अलग है, जो दलीलें आज अभिषेक मनु सिंघवी दे रहे हैं वो दलीलें हाईकोर्ट में उन्हें देनी होंगी, उसको मनवाना होगा। क्या कांग्रेस की स्ट्रैटेजी में कहीं चूक दिखती है आपको, लीगल स्ट्रैटेजी में? देखिए, इसलिए कोर्ट के आज के जजमेंट के पैरा एम को बड़ा इंपॉर्टेंट जो फाइंडिंग है उसको पढ़ना पड़ेगा अंकित जी, और समझना पड़ेगा। उसमें जज ने कैटेगोरिकली क्या कहा कि देयर आर 12 ऑफेंसेस ऑफ द सिमिलर नेचर रजिस्टर्ड एंड पेंडिंग अगेंस्ट द अपीलेंट, माने राहुल गांधी जी। दूसरा उन्होंने कहा कि ही वाज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टीज एंड लुकिंग टू सच नेचर ऑफ स्टेचर ऑफ अपीलेंट ही शुड हैव बीन मोर केयरफुल। तीसरा उन्होंने कहा कि ये जो इनका स्टेटमेंट है, इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड ओनली विद रिगार्ड टू वन पर्सन, इट इज अ कॉमन स्टेटमेंट, जहां उन्होंने कहा कंपेयरिंग पर्संस हैविंग सरनेम मोदी विद थीव्स वुड डेफिनेटली हैव कॉज्ड मेंटल एगनी। और लास्ट फाइंडिंग और भी बड़ी इंपॉर्टेंट कही, उन्होंने कहा ये आपका इरिपरेबल लॉस और डैमेज नहीं है पार्लियामेंट की सीट रखना। तो ये जो फाइंडिंग्स है, ये फाइंडिंग्स को आप लीगली फाइंडिंग के थ्रू ही चलेंगे, राइटली और रॉन्गली दैट में बी अ डिफरेंट एस्पेक्ट, बट अ जजमेंट पास्ड बाय द कोर्ट हैज टू बी सैटिस्फाइड बाय अ जजमेंट ऑफ अ कोर्ट ओनली। अंकित जी, महिमा जी, ये जो चीजें निकल कर आई हैं इस जजमेंट में कही गई हैं, देखिए जब तक आपको हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिलती तब तक तो आप इस बात को मानेंगी ना, ये बहुत डैमेजिंग है। जो कांग्रेस कह रही है कि उनके साथ ज्यादती हुई है, वो आर्ग्यूमेंट पूरी तरीके से अभी कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में दिखाई पड़ती है। देखिए, जब भी हम कोर्ट में जाते हैं, अपीलेट कोर्ट्स के पास जाते हैं, तो हम लीगल माइंड्स की बात करते हैं, और जब लोअर कोर्ट की जजमेंट को चैलेंज किया जाता है तो इनसफिशिएंसी ऑफ लीगल लॉजिक की बात होती है या इन एप्लीकेशन ऑफ लीगल माइंड की बात होती है। एंड दिस कुड बी अ क्लासिक केस ऑफ दैट अंकित जी, ये रोज होता है कोर्ट्स के अंदर। तो अभी एक डिस्ट्रिक्ट जज की इसमें जजमेंट आई है, कल हम हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद अगर जरूरत पड़ी जाने की तो सर्वोच्च न्यायालय भी जाएंगे, जहां मैं फिर दोहरा रही हूं संवैधानिक शक्तियां निहित हैं, और हमारे देश का संविधान, चाहे भाजपा उसमें सुराख करने के कितने भी प्रयास करती रही हो, आज भी परिपक्व है और बहुत मजबूत है इस देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए। चलिए, समय मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, चारू प्रज्ञा जी, महिमा जी, जयंत घोषाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अश्विनी दुबे जी। ये जो बहस है, क्योंकि देखिए इसके ना एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट और एक और पैमाना भी है इस डिस्क्वालिफिकेशन में, साथ साथ ये भी लिखा है कि अगर आप सांसद हैं और ऐसे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो आपको 6 साल तक चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंध हो जाएगा।
तो अगर कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के लिए या कांग्रेस का लीगल टीम राहुल गांधी के लिए राहत नहीं ला पाई हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, तो 2024 में वो किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। छोटा सा एक ब्रेक लेके वापस आ रहे हैं। खबरों का सिलसिला एनडीटीवी इंडिया पर जारी है। चलिए, इस वक्त की एक अहम खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना के एक ट्रक में आग लग गई। आग से झुलसकर 2 जवानों की जान चली गई है। आग लगने की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। ये दुखद खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है। हमारे सहयोगी राजीव रंजन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव, क्या घटना है, कहां पे, और ये कुछ पता चल पाया है कि क्यों इस तरह की घटना हुई और ये लोग मारे गए? देखिए, अभी पक्के तौर पर नहीं बताया जा सकता है, लेकिन ये सेना के जो सूत्र बता रहे हैं, ये जम्मू से पुंछ नेशनल हाईवे है और सेना के वाहन में आग लगी है। और संभवतः आग लगने की वजह जो बताई जा रही है कि जो सेना का वाहन था उसके ऊपर बिजली गिर गई, जिस वजह से आग लग गई है। और कम से कम अभी फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है कि 2 जवानों की मौत हुई है, लेकिन मरने वाले की तादाद और बढ़ सकती है। हालांकि सेना और जो पुलिस विभाग की ओर से दमकल की गाड़ियां वहां पहुंच चुकी है, लेकिन बहुत दूर से वहां आग देखा जा रहा है। तो फिलहाल कह सकते हैं कि हालात को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। सेना का ये कहना है कि थोड़ी देर बाद लिखित बयान जारी करेगी, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल पा रही है कि सेना के वाहन में आग लग गई है और आग लगने की वजह से 2 जवानों की दर्दनाक मौत हो गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, इस पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। दुखद खबर इस वक्त आती हुई जम्मू कश्मीर से, जहां पर पुंछ में सेना के एक ट्रक में आग लग गई और उसके बाद जो घटना सामने आई है वो उसमें 2 जवानों की मौत की खबर आ रही है। जून में होगी CUET PG परीक्षा। 5 से 12 जून के बीच में होगी यह परीक्षा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी देगी सारी जानकारी। एनटीए की वेबसाइट को देखते रहने की सलाह दी गई है। काफी अहम परीक्षा है, काफी सारे विद्यार्थी इसमें बैठते भी हैं। मेरे सहयोगी परिमल इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। परिमल, जरा थोड़ा और जानकारी दीजिए कि क्या क्या इस पर निकल कर आ रहा है। जैसे आपने बताया कि वेबसाइट को देखते रहने की सलाह दी गई है, क्योंकि अपडेट उसी पे होगा अंकित। तो यही बड़ी वजह है कि जो छात्र हैं जो अप्लाई करेंगे उनको ये सलाह दी गई कि वेबसाइट को लगातार देखते रहें। और इसमें एक और बहुत अहम बात है कि जो मोहलत 19 अप्रैल तक की थी आवेदन करने की, उसको बढ़ाकर अब 5 मई कर दिया गया है। 5 मई तक आवेदन किया जा सकता है इस PG एग्जाम में शामिल होने के लिए। और ये 5 से शुरू होकर लगातार 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 जून तक चलेगी और उसमें खत्म होगा। इससे पहले भी हमने देखा कि जो CUET UG है वो मई में खत्म हो जा रहा है और एक टाइम बाउंड मैनर में करने की कोशिश की गई है जब से इसकी शुरुआत हुई है, ताकि टाइम बाउंड मैनर में कम से कम ये सुनिश्चित हो पाए कि जो भी जहां पे भी एग्जाम होगा, जो सेंटर्स होंगे, उसको सुनिश्चित किया जा सके कि किसी तरीके की ग्लिचेज ना आए, किसी तरह की परेशानी ना आए। इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश लगातार की जा रही है जब से CUET परीक्षा की शुरुआत हुई है। और अनुभव दूसरी बार है जब एग्जाम हो रहा है, तो उस बात का भी ख्याल रखा जाएगा। पहले भी जो UGC के चेयरमैन हैं, जब उन्होंने बात की थी NDTV से, तो उन्होंने कहा था कि पिछली बार जो थोड़ी बहुत दिक्कत आई थी, हम कोशिश करेंगे। वो UG एग्जाम को लेकर वो कह रहे थे, और PG एग्जाम पे भी इसी तरीके की चीजें एप्लीकेबल होंगी कि वो पहला अनुभव हमेशा जो होता है वो नया होता है, तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो ये कोशिश है कि कम वक्त में टाइम बाउंड मैनर में एग्जाम करवाया जाए ताकि छात्रों को कोई दिक्कत ना आए, ग्लिचेस वगैरह ना आए। बहुत बहुत शुक्रिया परिमल हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, अब एक और अहम खबर आपको बताते हैं। पाकिस्तान से यह अहम जानकारी आ रही है कि SCO विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी 4 से 5 मई को भारत आएंगे। पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मुमताज बलूच ने ये खबर की पुष्टि की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने इसलिए इस बैठक में शामिल हो रहे हैं क्योंकि विदेश मंत्री S जयशंकर ने उन्हें SCO बैठक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। बहुत महत्वपूर्ण ये होगा भारत पाकिस्तान के जो जिस तरह के रिश्ते अभी तक चले आ रहे हैं, और ये भी बताना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 2014 के बाद, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 के बाद से किसी भी पाकिस्तानी नेता का ये पहला भारत का दौरा होगा। भारतीय जमीन पर पहली बार कोई पाकिस्तानी
मंत्री यहां पर आधिकारिक तौर पर पहुंचेगा। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में तब के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत आए थे। उसके बाद प्रधानमंत्री भी एक बार पाकिस्तान गए थे, लेकिन ये जो है दौरा, ये उसके बाद से पहला दौरा है जहां पर एक पाकिस्तानी सरकार के मंत्री जो हैं वो भारतीय जमीन पर किसी आधिकारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। Foreign Minister Bilawal Bhutto Zardari will be leading the Pakistan delegation to the Shanghai Cooperation Council of Foreign Ministers being held on 4th or 5th of May in Goa, India. The Foreign Minister is attending the SCO-CFM meeting at the invitation of the current chair of SCO-CFM, Dr. S. Jaishankar, Minister for External Affairs of the Republic of India. Our participation in the meeting reflects Pakistan's commitment to the SCO Charter and processes, and the importance that Pakistan accords to the region in its foreign policy priorities. ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी उमाशंकर सिंह दे रहे हैं। 2016 में सुषमा स्वराज जो हैं वो हार्ट ऑफ एशिया सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद गई थी। द्विपक्षीय बातचीत जो है वो काफ़ी लंबे अरसे से बंद है। अगर विदेश मंत्री के भारत दौरे की बात करें तो 2011 में हिना रब्बानी खर भारत आई थी। उसके बाद से पाकिस्तान का कोई भी विदेश मंत्री यहाँ नहीं आया और पहली बार बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो 4-5 मई को भारत में होंगे। SCO एक ऐसा फोरम है जिसकी शुरुआत चीन ने की, चीन रूस ने मिलकर किया और इसमें अब तकरीबन कुल मिलाकर 9 देश हैं ईरान को लगाकर। भारत के विदेश मंत्री की तरफ से जो इन्विटेशन गया है, जिसके बारे में पाकिस्तान विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता भी बात कर रही थी, वो एक औपचारिक इन्विटेशन था क्योंकि भारत चेयर कर रहा है तो भारत की जिम्मेदारी बनती है कि तमाम सदस्य देशों को वो इन्विटेशन भेजे। इस बात पे आशंका थी कि क्या पाकिस्तान आएगा, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत बंद है, आना जाना बंद है। अब जाकर इस बात की तस्दीक कर दी गई है पाकिस्तान की तरफ से कि विदेश मंत्री पाकिस्तान के भारत आएंगे और वो इसलिए भी आएंगे क्योंकि जो ये फोरम है वो क्योंकि चीन और रूस की तरफ से इनिशिएट किया हुआ फोरम है और पाकिस्तान नहीं चाहता कि इस फोरम पे अपनी उपस्थिति दर्ज न कराकर वो अपना एक मौका खोए। इस SCO का जो मकसद है वो मकसद इस बात को लेकर है कि क्षेत्रीय जो संतुलन है, जो शांति है, जो आपसी इकोनॉमिक जो रिलेशंस हैं उसको कैसे पुख्ता तरीके से आगे बढ़ाया जाए। और ये मंच जो है आतंकवाद को लेकर भी जो एक स्टेटमेंट है उसका एक मौका बनता है। भारत ने अपना स्थिति साफ किया हुआ है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ ठोस और वेरीफाइबल कार्रवाई नहीं करेगा तब तक भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत नहीं करेगा। वहीं पाकिस्तान ने 2019 के बाद ये शर्त रखनी शुरू कर दी है कि जो जम्मू और कश्मीर की स्थिति बदली गई है, 370 वहां से हटाया गया है, जब तक उसको दोबारा वो स्थिति बहाल न की जाए तब तक वो भारत से बात नहीं करेगा। जाहिर है पाकिस्तान कश्मीर कार्ड खेलने की हमेशा कोशिश करता है, लेकिन अब नज़र इस बात पर रहेगी कि इतने सालों के बाद जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री भारत आ रहे हैं और जिस पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत खुद खस्ता है, ऐसे में क्या द्विपक्षीय संबंधों को लेकर वो कोई अपनी तरफ से पहल करता है जिसमें वो कश्मीर का जिक्र न करे। हालांकि ये बात असंभव लगती है, लेकिन अब देखना होगा कि क्या द्विपक्षीय रिश्तों पे जो बर्फ पड़ी हुई है क्या वो पिघलती है या फिर ये मल्टीलैटरल फोरम पे पाकिस्तान अपनी बात रख के जाता है और कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होती है। हालांकि इस बात की संभावना ज़्यादा है कि कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी, लेकिन देखना है कि क्या जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी इस बीच में चली है उसका कुछ नतीजा निकला है या नहीं निकला है। तो निगाह इस बात पर रहेगी कि गोवा में जब 4 और 5 मई को तमाम SCO देशों के विदेश मंत्री मिलेंगे तो भारत और पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों पर खास निगाह रहेगी कि क्या किसी तरह की औपचारिक और अनौपचारिक कोई द्विपक्षीय बातचीत होती है। आपको उत्तर प्रदेश ले चलते हैं, जहां पर अतीक अशरफ हत्याकांड में FSL और SIT के जो टीमें हैं वो जांच करने हेतु प्रयागराज के घटनास्थल पर पहुंची जहां अतीक और अशरफ की हत्या हुई थी। उनके साथ न्यायिक आयोग के सदस्य भी वहां पहुंचे। इस दौरान क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया, मौका मुआयना हुआ, रिक्रिएट किया गया। तो उसमें आपको कुछ पुलिस वाले दिखेंगे जो अतीक और अशरफ बने हुए हैं, कुछ पुलिस वाले आपको दिखाई पड़ेंगे कि वो जो अपराधी हैं 3 उनको बने हुए हैं। तो ये कुछ कोशिश की गई कि देखा जाए कि किस तरीके से पूरी घटना हुई, कहाँ कहाँ चूक हुई, क्या क्या पुलिस कर सकती थी। इस जगह पर 15 अप्रैल को प्रयागराज में अतीक और अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा न्यायिक आयोग के सदस्य उस अस्पताल में भी पहुंचे जहां पर अतीक अशरफ की हत्या हुई थी और उनको बाद में पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया था। जा सके और FSL की टीम यहाँ पर दिखा
आती हुई दर्शाती हुई पुलिस ने किस तरह से उस दौरान तीनों आरोपियों को सरेंडर कर दिया था। वहीं अब कर्नाटक चुनाव में भी अतीक अहमद मर्डर केस की एंट्री हो गई है। बीजेपी नेता शोभा करांदले ने कहा है कि कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी अतीक और अशरफ को गुरु मानते थे। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने भी इस पर कांग्रेस पे निशाना साधा। वहीं कांग्रेस ने पलटवार करते हुए भी बीजेपी पर इस मामले पे हमला किया। गैंगस्टर आतिक अहमद अशरफ अहमद का वो गुरु मानते थे, भाई बोलते थे। ऐसा इमरान प्रतापगढ़िया कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र का राज्यसभा का एमपी बनके राज्यसभा में आए, कर्नाटक आए थे। कर्नाटक में हिंदू विरोधी भाषण किया। उन्होंने बताया मुसलमान ऐसा लोग है, वो सर झुकाने वाले लोग नहीं है, सिर काटने वाले हैं। ऐसा भाषण इमरान प्रतापगढ़िया कर्नाटक में किया था। Please read this. In 2008, when there was a no confidence motion against the UPA, the same person, Atiq, was not voting in favor of UPA. His party was voting in favor of UPA, but Atiq was favoring BJP. शोभा जी, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ऑलराइट, दैट्स ऑल। इस कार्यक्रम में हमारे पास इतना ही समय है। सवाल इंडिया का में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला NDTV इंडिया पर जारी है, बन रही है हमारे साथ।